कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आती है आने या तो कर उनका खैर मकदम, तूफान से ही तो लड़ने खुदा ने तुझे गढ़ा। नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव शर्मा दिव्य एजुकेटर्स प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। एक लंबी श्रृंखला में जिसमें बायोलॉजी पूरा करने का जो कमिटमेंट आपसे किया है मैंने, उसी को सुचारू रूप से आगे बढ़ाते हुए यूट्यूब प्लेटफॉर्म से मैं आपको ह्यूमन डिसीज के अंतर्गत जो मैंने आपका वायरस और फंजाई को समाप्त कर रखा है, आज उसी श्रृंखला के तहत चलते हुए हम शुरुआत करते हैं बैक्टीरिया की। बैक्टीरिया हमने ये देखा कि वायरस जहां पर अकोशिकीय यानी जिसके अंदर कोशिका नहीं थी वो था, वहीं पर हम पाते हैं कि बैक्टीरिया यानी जीवाणु कोशिकीय है। कोशिका जब हम सेल थ्योरी में आएंगे तो हम आपको बताएंगे कोशिका प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक नाम से जानी जाती है। तो इसकी कोशिका प्रोकैरियोटिक यानी बैक्टीरिया की कोशिका प्रोकैरियोटिक कोशिका है। बैक्टीरिया सबसे पहले एंटोनी, मैंने नाम लिखा है यहाँ पर, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने इसको सर्वप्रथम खोजा था। इन्होंने सबसे पहले दांतों पर से दांतों की गंदगी को छीलन के रूप में निकाला था। उसे सूक्ष्मदर्शी से देखा तो पाया कि उसमें कुछ जीवाणु मौजूद हैं। इसलिए इन्हें बैक्टीरियोलॉजी का फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी के नाम से एंटोनी ल्यूवेनहॉक को जाना जाता है। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने जब सूक्ष्मदर्शी में देखा तो उन्होंने पाया कि इसके अंदर टिनी एनिमल्स क्यूब्स मौजूद है। इन्होंने मात्र इतना दिया। इसके बाद में एक वैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम था एहरेनवर्ग ने बैक्टीरिया शब्द का प्रयोग किया था। इन्होंने जो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने जो टिनी एनिमल क्यूब्स बताए थे, उसी को एहरेनवर्ग ने बैक्टीरिया कहा था। इसके बाद में लुई पास्चर आते हैं। इन्होंने पास्चराइजेशन सिद्धांत को बताया था। पास्चराइजेशन में इन्होंने पास्चराइजेशन असल में जर्म्स थ्योरी के नाम से जाना जाता है। इन्होंने पास्चराइजेशन का सिद्धांत दिया और इन्होंने ये बताया कि बैक्टीरिया रोग के कारक, बैक्टीरिया ये जितने भी रोग हैं उनसे वो वैसा बैक्टीरिया से पैदा होते हैं। पास्चराइजेशन, दूध का पास्चराइजेशन किया जाता है तो उसे
बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचा दिया जाता है और 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक, फिर उसे ठंडा किया जाता है, 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर लाया जाता है, उसे पैकेट में रख दिया जाता है और वो पास्चुराइजेशन हो जाता है। इसी तरीके से इन्होंने पास्चुराइजेशन यानी उसके अंदर वो जीवाणु रहित हो गया, यानी पास्चुराइज हो गया। असल में जर्म थ्योरी यही कहती है किसी भी चीज का पास्चुराइजेशन होना यानी जीवाणु रहित होना। इसके बाद में रॉबर्ट कोच आते हैं। रॉबर्ट कोच महोदय ने मनुष्य और उसके बीच में, मनुष्य और चौपाई जो पशु हैं उनके बीच में एक बीमारी को देखा। उन्होंने देखा, पहले सभी लोग मानते थे कि ये बैक्टीरिया से बीमारी होती है, लेकिन उन्होंने पाया कि ये बैक्टीरिया से बीमारी होती जरूर है, लेकिन सभी बीमारियों का एक ही फैक्टर है कि बैक्टीरिया वो नहीं है। इन्होंने चौपाई पशुओं में जो उनकी खुर संबंधी बीमारी होती थी, खुर मतलब जिनके उनके पैर होते हैं उनको खुर कहा जाता है, खुर संबंधी जो बीमारी होती थी, उन्होंने उसमें पाया कि एंथ्रेक्स नाम का जो बैक्टीरिया है वो रेस्पॉन्सिबल है उस खुर संबंधी बीमारी के लिए। और मनुष्य में टीबी के बहुत नाम है। टीबी के नाम को देखिए कि आपका काक रोग, क्षय रोग, यक्ष्मा और ट्यूबरकुलोसिस के नाम से जाना जाता है। इसमें स्ट्रेप्टोमाइसिन इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है और ये एंटीबायोटिक है ये इंजेक्शन। और ये इंजेक्शन आपका सबसे पहले जो ये इंजेक्शन दिया था एंटीबायोटिक को, वो दिया था आपका इन्होंने सबसे पहले ये इंजेक्शन एंटीबायोटिक का बॉक्समैन ने दिया था। बॉक्समैन ने एंटीबायोटिक के इंजेक्शन को बनाया था। इसके लिए इन्हें 1944 ईस्वी में नोबेल, बॉक्समैन ने दिया था 1944 ईस्वी में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। और हम आपको पूर्व के वीडियो में भी बता चुके हैं कि यहाँ पर बस ये बात विशेष ध्यान देने की योग्य है कि कवक से संबंधित एंटीबायोटिक दवा बनाने वाले अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे। और उन्होंने यहाँ पर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जो दवा बनाई थी, एंटी फंगल दवा बनाई थी, और उसका नाम था पेनिसिलिन नोटेटम, जो मैंने कल के वीडियो में आपको बताया था, यहाँ पर उल्लेखित कर दिया है। पेनिसिलिन नोटेटम इनने 1927 ईस्वी में बनाई थी। इनको भी नोबेल पुरस्कार मिला था। और बैक्टीरिया से एंटीबायोटिक दवा बनाने वाले बॉक्समैन थे। इन्होंने स्ट्रेप्टोमाइसिन नाम की दवा बनाई थी जो मतलब बैक्टीरिया से उन्होंने उसको ईजाद किया था। और वो वाली दवा जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बनाई थी वो उन्होंने ईजाद की थी फंगाई से। यहाँ तक क्लियर। अब इसके बाद में ये रॉबर्ट कोच ने यहाँ पर पशुओं से में जो है एंथ्रेक्स रोग बता दिया कि पशुओं में होता है, और मानव के लिए क्षय रोग यानी तपेडिक यानी काक रोग, जैसा मैंने आपको उल्लेखित किया, काक रोग या ट्यूबरकुलोसिस या यक्ष्मा नाम से इसको जाना जाता है। अभी एग्जाम में काक रोग आयोग ने दे दिया तो हम लोग समझने में असमर्थ हो जाते हैं कि ये ट्यूबरकुलोसिस से संबंधित मतलब ट्यूबरकुलोसिस का हिंदी नामांतरण है, इसलिए इसको भी ध्यान में रखना अत्यावश्यक है। अब उसके बाद में आते हैं कि बैक्टीरिया के आकार। बैक्टीरिया बहुत सूक्ष्म होते हैं। बैक्टीरिया का आकार 0.5, ये मैंने साइन बनाया, ये म्यू का साइन है। 0.5 म्यू से लेकर 10 म्यू तक ये इसका होता है। और म्यू को डिनोट मतलब म्यू स्टैंड फॉर माइक्रोन होता है। बैक्टीरिया 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 कॉमा, इसे विब्रियो कहा जाता है, जो कॉमा के आकार का होगा इसलिए इसे विब्रियो कहा जाएगा। नंबर 2 पे आता है
आपका रॉड बैक्टीरिया को हम बैसिलस बैक्टीरिया के नाम से जानते हैं। नंबर 3 पर आता है ये सांप जैसी आकृति का, इसे स्पाइरल सर्पिलाकार हिंदी में कहते हैं, स्पाइरल इसे इंग्लिश में कहते हैं, और स्पाइरलस के नाम से इसको जाना जाता है। फिर है आपका गोलाकार बैक्टीरिया, इसे कोकस या कोकाई के नाम से जाना जाता है। ये तो बैक्टीरिया के प्रकार हैं। बैक्टीरिया 4 प्रकार के हो गए। अब बैक्टीरिया में स्वपोषी भी बैक्टीरिया होते हैं, सहजीवी बैक्टीरिया होते हैं, परजीवी बैक्टीरिया होते हैं और मृतोपजीवी बैक्टीरिया होते हैं। स्वपोषी बैक्टीरिया भिन्न भिन्न प्रकार के स्वपोषी बैक्टीरिया भिन्न भिन्न प्रकार से भोजन ग्रहण करते हैं। इनमें कुछ सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन लेते हैं। चूंकि हम जानते हैं कि बैक्टीरिया में क्लोरोफिल नहीं होता, इसलिए इनमें फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी नहीं, और ये सूर्य के प्रकाश से अपना जब भोजन लेंगे तो इसको हम कहेंगे बैक्टीरिया सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन ले रहे हैं, इसलिए ये कहा जाता है कि ये बैक्टीरियल प्रोटीन की प्रेजेंस होने के कारण, यानी फ्लैजेलन की प्रेजेंस होने के कारण, बैक्टीरियल प्रोटीन कौन सा है? बैक्टीरियल प्रोटीन का नाम है फ्लैजेलन। फ्लैजेलन की प्रेजेंस होने के कारण ये अपना भोजन बनाते हैं। परजीवी बैक्टीरिया यानी कि जो पैरासाइट बैक्टीरिया है, वो पैरासाइट बैक्टीरिया ह्यूमन के लिए विशेष रूप से हानिकारक होते हैं। अब आते हैं आपके सहजीवी बैक्टीरिया। ये इम्यून सिस्टम को बढ़ाने का काम करते हैं, और सहजीवी बैक्टीरिया मानव के लिए लाभकारी होते हैं। जैसे मैं आपसे कहूँ, दूध से दही बनना सहजीवी बैक्टीरिया का एक सही उदाहरण है। इस दही को हम जानते हैं प्रोबायोटिक फूड के नाम से। प्रोबायोटिक फूड वह फूड होता है जिसमें बैक्टीरिया उपलब्ध होता है। इसका जीवात्म उदाहरण दही है। दही की खासियत यह होती है कि दही के अंदर अगर बैक्टीरिया का सही प्रयोग करना है तो दही के अंदर अगर नमक डाल दिया जाएगा तो सभी बैक्टीरिया जो हमारे लिए लाभकारी बैक्टीरिया हैं वो नष्ट हो जाएंगे। इसलिए इस समय सर्वोत्तम रेस्पॉन्स दही का लेने के लिए और इन बैक्टीरिया को अपनी बॉडी के अंदर हाइजीनिक बनाने के लिए मिश्री का प्रयोग करना चाहिए या गुड़ का प्रयोग करो। लास्ट स्टेज में आप इसको शर्करा को रख सकते हैं। बैक्टीरिया के अंदर, दही के अंदर यह बैक्टीरिया उसको मिला दिया जाता है, नमक को मिला दिया जाता है, तो बैक्टीरिया वहां पर नष्ट हो जाते हैं और दही का जो वास्तविक रूप से अर्थ निकलता है, जो हमारे लिए हाइजीनिक बैक्टीरिया है, वह बैक्टीरिया हमारे लिए नष्ट हो जाते हैं, इसलिए वह हमारे लाभकारी नहीं रहते। अब इसमें आप देखिए कि इसकी बैक्टीरिया के पादपों की कोशिका भित्ति यानी प्लांट की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है, और फंगाई या यीस्ट की सेल वॉल बनी होती है काइटिन की, यह हमने आपको पहले ही बता चुके हैं, कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था। और बैक्टीरिया की सेल वॉल बनी होती है पेप्टोग्लाइकॉन की, या इसको कहते हैं म्यूरिन की, या इसको कहेंगे हम म्यूकोपेप्टाइड की। यानी बैक्टीरिया की जो कोशिका भित्ति है वो पेप्टोग्लाइकिन की बनी होगी, या म्यूरिन की बनी होगी, या म्यूकोपेप्टाइड की बनी होगी। अतः सेलुलोज, अब ये सेलुलोज, ये काइटिन और ये पेप्टोग्लाइकॉन, ये सभी क्या है? पॉलीसैकेराइड हैं, यानी एक जटिल शर्करा है। बैक्टीरिया को हमने वनस्पति विज्ञान में इसलिए रखा क्योंकि इसके अंदर कोशिका भित्ति पाई जाती है, और जहां पर कोशिका भित्ति पाई जाएगी उसको प्लांट के तहत रखा जाएगा। और मानव की आंतों में एसिडिका कोली बैक्टीरिया पाया जाता है जो कि पाचन क्रिया को दुरुस्त करता है। दूध में उपस्थित बैक्टीरिया लैक्टोज शर्करा है जो कि लैक्टिक अम्ल में बदल जाता है
और ये अभी हम बता कर चुके थे आपको कि ये बैक्टीरिया जब दही जमा देता है तब वो हमारे पेट के लिए काफ़ी हाइजीनिक होता है और वो हमारे को इम्यून पावर को भी डेवलप करने का काम करता है। अब स्ट्रेप्टोमाइसिन इंजेक्शन जिसकी खोज हमने बताया था कि वॉक्समैन ने की थी और उन्होंने ये असल में ट्यूबरक्लोसिस या काक रोग या क्षय रोग या यक्षमा के लिए दिया जाता है। अब इससे जनित बीमारियां कल आएंगी आपकी, तो उसमें असल में जो प्लेग फैलता है, प्लेग आपने देखा होगा कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में जब सिकंदर आक्रमण करने के लिए भारत पर आया था तो वहां पर चाणक्य के कहने पर प्रदूषित चूहे से छोड़ दिए गए थे, जिससे कि चंद्रगुप्त मौर्य की सेना जो है वो बीमार पड़ गई थी। वो प्लेग था। वो प्लेग असल में चूहों के अंदर पाया जाता है और चूहों में पिस्सू होते हैं। इन पिस्सू को इंग्लिश में फ्लीज कहा जाता है, FLEAS। ये खतरनाक होते हैं और सबसे ज्यादा खतरनाक फ्लीज है जेनोप्सिला केओपिस, जेनोप्सिला केओपिस। अतः आज आप ये देखेंगे कि मैंने बताया था आपको कि रॉबर्ट कोच ने पशु और मानव के में जो टीबी हो रही है उसको पशुओं में चौपायों में एंथ्रेक्स रोग और मानव में जो ट्यूबरक्लोसिस या काक रोग या तपेदिक जो बीमारी है उसके वो बैक्टीरिया जनित बीमारी थी। इसको अलग किया था इन्होंने, इसलिए इनको 1905 में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। नोबेल पुरस्कार आपको मैं पूर्व के वीडियो में आप देखें तो वहां पर मैं बता चुका हूं कि नोबेल पुरस्कार की पूरी ऐतिहासिकता को मैं वर्णित कर चुका हूं कि ये 6 क्षेत्रों में दिया था, पहले 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। उस वीडियो को आप संपूर्ण देखने का कार्य करें। अब इसके बाद कल मैं आपको इसका बैक्टीरिया का चित्र बताऊंगा, चित्र के कार्य, चित्र के अंदर जो जो कार्य हो रहे होंगे वो बताऊंगा, और उसके बाद बैक्टीरिया से जनित लाभकारी बैक्टीरिया कौन से हैं, हानिकारक बैक्टीरिया कौन से हैं, इनके विषय में मैं आपको उल्लेखित करूंगा। और हो सकता है कि बैक्टीरिया से जनित जो बीमारियां हैं उनको भी मैं आपको उल्लेखित कर दूं। इसके बाद में मैं आपके लिए वायरस समाप्त हो जाएगा। उसके बाद में आपका फंजाई समाप्त हो गया। अब बैक्टीरिया के समाप्त होने के बाद इन तीनों से रिलेटेड जितने भी MCQ हैं उनको लेकर आऊंगा। अतः YouTube का मेरी तरफ से एक लॉकडाउन पीरियड में बहुत बड़ा योगदान रहा है, जिसकी वजह से आज हम लोग एक दूसरे से एक सकारात्मक कार्य को करते हुए, क्योंकि कोरोना एक लंबी चलने वाली लड़ाई है और इस लड़ाई का अभी एंड मालूम नहीं है। स्टार्टिंग में सोचा था कि 2-4 महीने में ये समाप्त हो जाएगी, सब चीज़ नॉर्मल हो जाएगी, लेकिन हमें सकारात्मक सोचना चाहिए। हम भारतीय हैं। नकारात्मक समय का भी प्रयोग गांधी जी कहते थे कि जब विश्रांत काल हो तो उसे रचनात्मकता में बदल दो। ये विश्रांत काल है, YouTube चैनल है, सकारात्मक सोच है, और इस सकारात्मक सोच के द्वारा हम जो है अपने अध्ययन का कार्य कर रहे हैं और आने वाली परीक्षाएं हमारी सकारात्मक होंगी। यही उद्देश्य दिव्य एजुकेटर्स प्लेटफॉर्म का है। कल तक के लिए जय हिंद, जय भारत।